चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th इतिहास के अध्याय 7 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा आपका विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था। एक बार ध्यान से सुन लीजिए विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में। मैं बता दूं, विजयनगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो जो पहले से जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी उसमें इन्होंने दो चीज जोड़ा है। वो दो चीज क्या है, थोड़ा सा उसको बता दें। पहला नायकर व्यवस्था और दूसरा आयगार व्यवस्था। नायकर व्यवस्था में क्या था कि साम्राज्य के अंतर्गत बहुत बड़े संपत्ति वाले जो व्यक्ति होते थे, जिसको सरदार कहा जाता था, वो सरदार भी अपना सेना रखते थे। संपत्ति के साथ साथ उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उस सेना का उपयोग कभी कभी सरकार भी करती थी, राजा भी करते थे। इस तरह से धीरे धीरे वो जो सरदार वाली सिस्टम था, व्यवस्था था, वो बढ़ता चला गया। उसका महत्व चूंकि सरकार दे रहे थे, तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में यही सरदार वाला जो व्यवस्था था, इसी को नायकर व्यवस्था कहा गया है। इसको इन्होंने जोड़ा। और दूसरा था आयगार व्यवस्था। पहले से चले आ रहे प्रशासनिक व्यवस्था में इन्होंने एक आयगार व्यवस्था जोड़ा। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि कोई जो गांव था उसको स्वतंत्र इकाई मान लिया गया था, अर्थात स्वतंत्र क्षेत्र मान लिया गया था, और उसको कंट्रोल करने के लिए 12 व्यक्तियों का एक समूह तैयार किया गया था। वही 12 व्यक्ति आयगार कहलाते थे। उन्हीं 12 व्यक्ति पर उस गांव के विकास से लेकर सुरक्षा से लेकर हर भार रहता था। वह 12 व्यक्ति राज्य के पदाधिकारी माने जाते थे। हाँ, उस पदाधिकारी का जो पद था वह वंशानुगत था, अर्थात किसी के पिताजी अगर उस आयगार व्यवस्था के पदाधिकारी होते थे तो उसके मरने के बाद उसके बेटे, उसके भाई या उसी के कोई वंशज के लोग वह पद ग्रहण करते थे। यही एक खास विशेषता थी विजयनगर की प्रशासनिक क्षेत्र में। इसलिए विजयनगर के प्रशासनिक पर बार बार बोर्ड में ही नहीं, अन्य जो बड़े बड़े कंपटीशन होता है बीपीएससी यूपीएससी का, उसमें भी ये पॉइंट पूछा जाता है, क्योंकि खास परिवर्तन हुआ था। और ये दोनों को याद रख लेना है, नायकर व्यवस्था और आयगार व्यवस्था। इन्हीं दोनों का अगर चर्चा कर देते हैं तो विजयनगर के प्रशासनिक की जो एक खास चेंजिंग है वो पता चल जाता है। अब थोड़ा सा विजयनगर प्रशासनिक व्यवस्था के अन्य रूप को देखते हैं। मेरे भाई, विजयनगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला का नाम था केंद्रीय प्रशासन और दूसरा का नाम था प्रांतीय प्रशासन। प्रांत मतलब होता है यहाँ पर राज्य, अर्थात अभी जैसे अपने देश में जो शासन व्यवस्था है, भारत में जो शासन व्यवस्था है, यहाँ पर भी दो तरह की शासन व्यवस्था है, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। सेम इसी तरह का था वहां पर विजयनगर में भी। यहाँ पर भी एक केंद्र सरकार होती थी जो संपूर्ण साम्राज्य का नेतृत्व करते थे, और दूसरा प्रांतीय सरकार होते थे, अर्थात साम्राज्य के एक टुकड़ा होते थे जिसको राज्य अभी कहते थे, और टुकड़ा का वह नेतृत्व करते थे। यही था विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था। अगर आप ठीक ढंग से इसको सुन लिए होंगे, समझ गए होंगे, तो विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था को वर्णन करने में बिहार बोर्ड ही नहीं, कभी भी कहीं भी अगर आपको इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सामने क्वेश्चन रखा जाएगा, तो उसको आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब मेरे भाई इसको आप लोग नोट कर लीजिए। विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिणी भारत में प्रचलित पहले की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किए थे। इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में नायकर और
आयगार व्यवस्था आरंभ किए थे। पूर्णविराम दे दीजिए और पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। देखिए, विजयनगर प्रशासनिक व्यवस्था दो वर्गों में बटा हुआ था। एक नंबर में लिखिए, केंद्रीय प्रशासन, और दूसरा नंबर में है प्रांतीय या स्थानीय प्रशासन। यही दोनों वर्ग को हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। एक नंबर लिख के पहले सुन लीजिए। मैंने अभी भी बताया था कि केंद्रीय प्रशासन संपूर्ण साम्राज्य पर शासन करती थी, नजर रखती थी। इसका जो प्रधान था वह राजा होते थे या शासक होते थे। संपूर्ण साम्राज्य में कोई भी मुद्दा पर अंतिम निर्णय राजा के ही होता था। साथ ही संपूर्ण साम्राज्य की शक्तियां राजा के हाथ में रहते थे। तो इस तरह से अपनी केंद्रीय प्रशासन क्या है, क्या स्थिति थी विजयनगर में, वो जान गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। राजा केंद्रीय प्रशासन का प्रधान होता था। राज की सारी शक्तियां उसी के हाथ में केंद्रित रहती थी। किसी भी मुद्दा पर राजा का निर्णय, अरे आवाज जाएगा मेरे भाई, आपका नेट का प्रॉब्लम है। किसी भी मुद्दा पर राजा का निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाता था। इस तरह से आप केंद्रीय प्रशासन को समझ गए। अब हम प्रांतीय प्रशासन या स्थानीय प्रशासन को जानते हैं। इसको लिख के दे दीजिए और पहले समझ लीजिए। हमने अभी भी बताए थे कि संपूर्ण साम्राज्य जो होते थे उसके भी कई टुकड़े रहते थे प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। वही टुकड़ा प्रांतीय या राज्य कहलाते थे। उसको स्थानीय क्षेत्र भी कहा जाता था। उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसी को प्रांतीय प्रशासन या स्थानीय प्रशासन कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन का जो हेड बॉस होता था वो प्रांतीय पति या गवर्नर कहलाता था। और इस प्रशासनिक व्यवस्था होने के बाद प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से वहां पर चलने लगा था। इसलिए इसका प्रशासनिक क्षेत्र में, इस व्यवस्था का प्रशासनिक क्षेत्र में काफी महत्व था। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। संपूर्ण साम्राज्य कई प्रांतों, कोष्ठ में, मंडलों में बटा हुआ था। प्रांतीय प्रशासन का प्रधान प्रांतपति या गवर्नर होता था। प्रांतपति का मुख्य कार्य
कर वसूलना एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना था। तो इस तरह से हमने विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको हमने समझा दिए और लिखा भी दिए। इसमें अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, प्रांतपति क्या होता है सर? प्रांतपति, प्रांत का मतलब राज होता है, और उसके जो मालिक होते थे, उसको जो संचालक होते थे, उसको कहा जाता था प्रांतपति। सर केंद्रीय प्रशासन यहाँ पर जो है, तो यहाँ पे केंद्र का मतलब देश होता है। केंद्र का मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्र से, अर्थात जैसे अभी भारत में केंद्र है तो केंद्र का क्या मतलब हुआ? संपूर्ण देश से। जी सर। राज का मतलब हुआ देश का कोई एक टुकड़ा से। जी, आपको क्या आ गया? पूजा खेलते हैं क्या है आप ही लगता है आपको? है? आप कहाँ टीवी पर हैं? आप नेट पर हैं? उस हिसाब से तो बैठिए, उस हिसाब से तो व्यवहार कीजिए। आप लगते हैं कि खेत में बैठे हुए पूजा खेल रहे हैं आप। ये किंग साहब जो लिखे हैं किंग, पीछे में कौन है आपके? उसको भी सिखा रहे हैं इसी तरह के व्यवहार। चलिए, और कोई क्वेश्चन आप लोग से? और कोई दिक्कत? क्या नेहा निधि समझ गई ना? नेहा निधि समझ गई? आवाज नहीं जा रही है नेहा निधि? यस सर, समझ गए। हाँ, तो इतना लेट से? हाँ, चलिए, तो अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका आयगार व्यवस्था। इसको भी पहले समझ लीजिए। वैसे हम अभी अभी बताए थे कि आयगार व्यवस्था क्या होता है। हमने बताए थे कि इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव को एक स्वतंत्र इकाई मान लिया जाता था, और उस गांव को चलाने के लिए, उस गांव को नियंत्रित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा देने के लिए 12 व्यक्तियों का एक समूह तैयार किया जाता था, और वही 12 व्यक्ति के जो समूह होता था उसी को आयगार कहा जाता था। आप आयगार व्यवस्था से बिल्कुल ही रूबरू हो गए, परिचित हो गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए एक विशेष व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया गया था। इसके प्रशासन का भार 12 व्यक्तियों के समूह को दिया जाता था, जिसको आयगार कहा जाता था, जिसको आयगार कहा जाता था। ये एक प्रकार के राजकीय अधिकारी होते थे। इनके पद वंशानुगत होते थे। तो इस तरह से हमने विजयनगर के जो आयगार व्यवस्था था उसको हमने समझाया और लिखाया भी। अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। जी,
चलिए, तो आप लोग के ये मौन धारण यह संकेत कर रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अगले पॉइंट की ओर हम नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा सूचना भी है कि हम सोमवार को आपको क्लास नहीं दे पा रहे हैं, किसी खास कारण से हम सोमवार को क्लास नहीं दे पाएंगे, इसलिए सोमवार को आप लोग लॉगिंग नहीं कीजिएगा। तो आज की क्लास को हमको यहीं पर विराम देना पड़ रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक।